हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लास में। इतिहास के पेपर में अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर क्या करेंगे। छोटा सा एक ट्रिक लगा के जो है आप पास हो सकते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें आपको 33 नंबर पासिंग मार्क लाना होगा। अगर आप 33 नंबर लेकर आते हैं तो आप जो है पास हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा तरीका है जिससे आपका 33 नंबर से ज़्यादा आ जाएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन रहता है आपका बहुविकल्पीय सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई आपको एक जो है टिक करना होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से कोई एक टिक करना होगा, चाहे आपको आए या ना आए। इसके बावजूद भी आपको इसमें एक सही का निशान लगाना होगा। जैसे दिया है कि महावीर का मूल नाम क्या था, तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था। अर्थशास्त्र के लेखक थे, तो यहाँ पे अर्थशास्त्र का लेखक तो कौटिल्य थे, मतलब चाणक्य थे। इनका नाम इसमें दिया नहीं है। आगे यहाँ पे देख लीजिए, वासुदेव जो थे एक किस धर्म के देवता थे, तो वैष्णव धर्म के देवता थे। वहीं बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कब किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने किया था। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1928 में आया था, लेकिन जो है उसका साइमन कमीशन जो उसका गठित हो गया था 1927 में। राइट आंसर होगा। आगे है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू हैं। और इसके बाद जो है शिवाजी का राज्याभिषेक, इसको चेक कर लीजिए एक बार। और उसके बाद जो यहाँ पे देखिए, शाहजहाँ के शासनकाल में चित्रकला का जो है चरमोत्कर्ष पर था। और इसके बाद जो रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में आया था। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों जो है इसके अति लघु सवाल के बारे में। और इसके बाद जो है यहाँ पे लघु उत्तरीय, और इसके बाद जो है विस्तृत उत्तरीय। अब देखिए, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा तो कैसे आप बना के उसका आंसर लिखेंगे, यहीं पे आपको इसको समझना है। और यहीं से जो है 33 नंबर से ज़्यादा का नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि जो बहुविकल्पीय हैं अति लघु, उसमें तो कुछ बनाने वाला है नहीं कोई खास ज़्यादा। आपको यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय में और लघु उत्तरीय में बना के ले सकते हैं, और यहाँ पे देखिए नंबर भी आपको ज़्यादा मिलता है। इसके बाद आपका यहाँ पे तिथि पूछा जाएगा, तो तिथि में से जो है इसमें 10 नंबर का तिथि पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे, अगर इसमें से जो आप तैयार करके गए हैं, अगर आपको आता है तो लिख दीजिए, नहीं तैयार करके गए हैं तो आप अपने मन से जो है 10 नाम अभी से देख लीजिए। ठीक है, और उसको देख के वही जाके छाप कर चले आइए, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कुछ लिख करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे जो 78 वाला है ये बार बार पूछा गया है। 78 ईस्वी में क्या हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, बाकी और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं जो है लॉन्ग क्वेश्चन की, कैसे आप बनाकर लिख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बात कही है, पहला प्रश्न है वैदिक कालीन सभ्यता के मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये पॉइंट पूछा गया है। अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो यहाँ पे अथवा करके दिया रहता है, आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे वैदिक काल के बारे में पूछा है, यहाँ पे भक्ति आंदोलन के मुख्य विशेषताओं के बारे में पूछा है। अब इसको कैसे आंसर लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा कि लिखा है कि वैदिक कालीन सभ्यता। आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है वैदिक कालीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद दोस्तों एक नई सभ्यता आई थी जिसका नाम था वैदिक कालीन सभ्यता। वैदिक कालीन, आपने देखिए यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, वेद के बारे में सुना होगा आपने, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इन वैदिक काल में जो है वेदों का निर्माण हुआ था। पहली विशेषता तो उसके ये हो गई। ठीक है, जिसमें आपने जो है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद के बारे में नाम सुना होगा, तो उसमें वेदों की जो है रचना हुई थी, पहला पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, इस सभ्यता में आप इसको बना के कैसे लिखेंगे। आप ऐसे सोचिए कि उस टाइम पे जो सभ्यता के लोग थे वैदिक काल में, उसमें लोग इन्हें धार्मिक व्यवस्था कैसी होती थी। ठीक है, तो पहली हेडिंग बनेगी धार्मिक व्यवस्था कैसी होती थी। चलिए बात होगी। अगली बात करते हैं यहाँ पे, वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, उस टाइम पे राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। जैसे अगर बात करूँ तो वैदिक काल में यहाँ पे पितृसत्तात्मक होता था। पितृसत्तात्मक मतलब कि पिता जो है मालिक होता था घर का, और पिता ही पूरा घर का संचालन करता था। आज भी वही परंपरा चल रही है कुछ जगह पे, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ ऐसे यहाँ पे पॉइंट है जिसे आप अच्छे से लिख सकते हो, सोच के बना के। और पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे वैदिक काल में वहाँ पे कैसी संस्कृति थी, तो क्या हो जाएगा सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी वहाँ पे थी। ठीक है,
इस प्रकार से लिखेंगे। और इसके बाद जो है वहाँ पे सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक ये हो जाएगा। इसके बाद वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, समाज के लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार से व्यवस्था थी। तो ये सारे पॉइंट जो आप बना बना के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा नंबर मिलेगा, नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा अगर आप इस प्रकार से बना के लिखेंगे तो। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप इसको भी ले सकते हैं, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं बताइए। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए नाम से स्पष्ट भक्ति के बारे में बात हो रही है। भक्ति, लोग भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं ना। अब देखिए भक्ति के लिए यहाँ पे आंदोलन किया गया है। आप ऐसे सोचिए कि कोई भक्ति के लिए यानी पूजा पाठ के लिए कर सकते हैं कि लोग आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे समझिए आप। अब इसमें क्या आंदोलन हुआ था, इस बात को समझना है और कैसे लिखेंगे इसका आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे भक्ति नाम से स्पष्ट है कि भक्ति काल के कुछ संत थे, ठीक है, कुछ संत थे, इन्होंने, कुछ संतों ने जो है विरोध किया था, ठीक है, आंदोलन शुरू किया था और उन्हें जो है संतों का आंदोलन जो है यहाँ पे आपको लिखना है। तो किस लिए आंदोलन किया था, तो यहाँ पे देखिए आंदोलन में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो मूर्ति पूजा करते हैं लोग उसका विरोध किया था, मूर्ति पूजा क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है। तो पहली विशेषता हो जाएगी मूर्ति पूजा का विरोध, और इसके बारे में बना बना के 4-5 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट हो। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट लिखेंगे ये एकेश्वर में विश्वास करते थे, एकेश्वरवादी थे, मतलब एकेश्वरवादी का मतलब ये होता है एकेश्वर, एकेश्वर हो जाएगा यहाँ पे एकेश्वरवाद, ठीक है। एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि एक ईश्वर में विश्वास करने वाला। तो जो भक्ति काल के संत थे ये एक ईश्वर में विश्वास करते थे, एक ईश्वर की पूजा करते थे, बहुत सारे ईश्वर को नहीं मानते थे। वो मानते थे कि इस दुनिया में कोई है तो एक ही ईश्वर है, वो अलग नहीं है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट दोस्तों आप इसमें बना के ले सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के लोग चाहते थे कि जो है सभी लोग सुख शांति से अपने जीवन को व्यतीत करें, ठीक है। ये सारी बात इसमें आ जाएगा, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, प्रेम भाव से रहे, है ना। तो ये सारी पॉइंट अच्छे से बना बना के इसमें आप लिख सकते हैं। अगर जो है मान लीजिए आपका 5 हेडिंग तैयार हो गया, ठीक है, 5 हेडिंग, फिर इसके बारे में फिर एक एक करके जब आप उसको लिखना शुरू करेंगे तो आराम से जो है ये 2 से 2.5-3 पेज में आराम से चला जाएगा जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। पहले एक साथ पूरा हेडिंग लिख लीजिए जो भी आपको उस टाइम पे याद आ जाए। याद आने के बाद जो है जब उसको पूरा लिख लेंगे हेडिंग, तब इसके बाद जो है उसके बारे में एक एक करके आप लिखिए, 2-3 लाइन जो है उसके बारे में बना बना के लिखिए। अगर लिखेंगे दोस्तों कुछ ना कुछ तो पास हो जाएंगे, पक्का बता रहा हूँ, फेल कोई नौबत नहीं आएगी। अगर दोस्तों आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो यहाँ पे अथवा करके दिया रहता है कि जो है ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इन दोनों में से एक लिखा है कि मुगल कालीन वास्तुकला पर एक निबंध लिखिए। तो आपको एक निबंध लिखना है, हिंदी में आप निबंध लिखे होंगे उसी प्रकार से लिखना है। लेकिन पहले ये समझना है कि मुगल काल की वास्तुकला क्या थी। मुगल काल का नाम सुना है ना आपने, मुगल काल में जब जैसे बाबर जब आया था, मुगल काल की स्थापना किया था। तो यहाँ पे देखिए मुगल कालीन की बात हो रही है, यानी जब मुगल काल के जब चल रहा था, बाबर का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर बेटे के बेटा से शासन कर रहे थे। जैसे आपने वास्तुकला के बारे में बात की, इस समय ताजमहल के बारे में नाम सुना होगा, ताजमहल के बारे में, ठीक है। आपने यहाँ पे ताजमहल देखा है, नाम सुना है। अब ये भी अपने आप में एक कला है, वास्तुकला है, यानी किस प्रकार से वहाँ पे वस्तुओं का निर्माण किया गया है, किस प्रकार से पत्थरों को लगाया गया है। तो ये सब उस टाइम पे मुगल कालीन में क्या क्या वास्तुकला का निर्माण करवाया गया था उसके बारे में यह जो आपको बताना है। तो अगर आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो उसके बारे में सोच के कुछ ना कुछ आप जो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जैसे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों और उसके परिणामों का वर्णन कीजिए, ठीक है। आप चाहे ये ले सकते हैं, आप चाहे ये ले सकते हैं, दोनों में से एक लिखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सभी जानते होंगे, नाम सुने होंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी। अब उसके बारे में लिखना कि गांधी जी ने कैसे जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है अंग्रेजी के दांत खट्टे कर दिए थे, किस प्रकार से अंग्रेजों को भगाने में मदद किया था, लेकिन फिर अंग्रेजों ने बाद में लड़ा दिया था। तो कई सारी चीज़ें इसमें है, आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों और परिणामों का उल्लेख कीजिए, यानी वर्णन कीजिए। तो सविनय क्या होता है, इससे आप निबंध लिखते हैं ना, निबंध लिखते हैं एप्लीकेशन लिखते हैं। जैसे मान लो कि स्कूल में छुट्टी लेना हो तो आप एप्लीकेशन लिखते हैं सविनय निवेदन है कि, सविनय का मतलब क्या होता है, सविनय का भैया विनम्र निवेदन है, अपने अध्यापक से आप विनम्र निवेदन कर रहे हैं। सविनय मतलब विनम्र निवेदन कर रहे हैं, यानी
सविनय का मतलब हम निवेदन कर रहे हैं, अवज्ञा आपकी आज्ञा नहीं मानने का, ठीक है, हम निवेदन करें कि आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। यानी जब अंग्रेज यहाँ पे थे भारत में, तब वो जो है जो अंग्रेज काम कर रहे थे उन अंग्रेजों का काम नहीं मानना, यानी अंग्रेज जो कहते थे उसको नहीं मानना, वो हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, कब की थी? गांधी जी ने जब जो है नमक सत्याग्रह, आपने नमक आंदोलन के बारे में नाम सुना होगा, नमक आंदोलन के बारे में, गांधी जी ने जब नमक कानून तोड़, मतलब कि नमक बनाकर कानून तोड़ दिया था, तब वहीं शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब इसका क्या कारण था? क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, ठीक है, नमक पर टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया था। गरीब अमीर से सबसे टैक्स ले रहे थे। अमीर तो किसी प्रकार से टैक्स दे देता, लेकिन गरीब बेचारे कहाँ से देते? तो उसी के लिए गांधी जी ने एक सत्याग्रह आंदोलन के, इसको बोलते हैं नमक सत्याग्रह आंदोलन। और जैसे ही नमक बनाकर उन्होंने कानून तोड़ा, वहीं शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो क्या कारण था, उसके बाद क्या परिणाम हुए, ये आपको जो है बताना है। सोच इसके बारे में आप जो है लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका मानचित्र भी पूछा जाता है। तो जैसे देखिए मानचित्र में सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो कुछ जो है मानचित्र जो आपको मिलेगा उसमें 5 नाम भरना होता है। 5 नाम जो है आप कुछ न कुछ उसमें भर दीजिए, छोड़कर मत आइए, सादा मैप छोड़कर मत आइए, कुछ भर दीजिए, ठीक है। 5 नाम देख लीजिए, मैंने मानचित्र के बारे में बताया है, उसके बारे में देख लीजिए। 5 नाम आपको भर के आना है, चाहे आए या ना आए आप, लेकिन 5 नाम कुछ न कुछ उसमें भर के आना है इतिहास से संबंधित, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ ही सवाल हो गए। इसके बाद जो है आपका शुरुआत होता है यहाँ से, जैसे कि लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, इसे आप बना के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मौर्य साम्राज्य का पतन क्या हुआ था, ठीक है। पतन का मतलब क्या होता है? खत्म होना। अब मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था, वो आपको बताना है। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सोच के समझ के लिखेंगे, मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था। लिखेंगे इसमें क्या, देखिए पहले क्या होता था, जो राजा होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, ठीक है, राजा का बेटा क्या बनता था? राजा बनता था। लेकिन अगर सवाल यहाँ पे ये होती कि अगर राजा का बेटा सक्षम ना हो या योग्य ना हो तो क्या वो राजा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जब राजा नहीं बन पाएगा तो हो सकता है कि उसका पतन आगे निश्चित है। तो दोस्तों वही बात यहाँ पे आती है कि जो राजा था उस राजा का बेटा जो है, यानी हम लिख सकते हैं पहला हेडिंग इसमें कि उत्तराधिकारी जो था वो योग्य नहीं था, ये लिख सकते हैं, ठीक है। यानी बाप का अगर बेटा जो है औलाद बिगड़ जाए तो उसका पतन निश्चित है, वही पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो। लिखेंगे कि जो है इसमें कि जो है जो उत्तराधिकारी था वो योग्य नहीं था, जिसके कारण पतन हुआ है। अब यहाँ पे उसके बारे में हेडिंग डाल के फिर इसके बारे में लिखेंगे 4-5 लाइन सोच सोच के, है ना। जब लिखेंगे तो आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें कि मौर्य साम्राज्य में जो अन्य लोग कर्मचारी थे उन्होंने क्या कर दिया, दगा दे दिया। दगा का मतलब बेवफाई कर दिया, है ना। या फिर यूँ कह सकते हैं कि उन लोगों ने जो है मौर्य साम्राज्य के जो है पतन में पीछे, जैसे कि होता है ना पीठ पीछे बुराई करना, तो वही चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो है कर्मचारियों का जो है सहयोग ना मिल पाना, ठीक है, ऐसे भी आप इसमें ले सकते हैं। 2 पॉइंट हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि जो है जो समाज के लोग थे, ठीक है, उनका भी सहयोग नहीं मिला, आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। बना बना कर जब लिखना शुरू करेंगे तो दिक्कत आपको नहीं होगी। जो भी इसमें नियम बनाए गए थे मौर्य साम्राज्य में, उस नियम का कोई पालन ही नहीं कर रहा था, पालन नहीं करने के कारण जो है इसका पतन हो गया। तो इस प्रकार से जो है आराम आराम से जो है बना के लिखिए कि साम्राज्य में कैसे क्या होता था और कैसे उसका खात्मा हो गया, यही जो है आपको इसमें लिखना है। ऐसे देखिए जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताना है। जैन धर्म में कुछ शिक्षाएं दी गई थी, उसको जो है बताना है, क्या क्या शिक्षा दी गई थी, यही आपको समझना है। तो इसमें देखिए, इसमें दोस्तों जो है शिक्षा दिया गया था, जैसे कि इसमें बताया गया था कि जो है आपने नाम सुना होगा कि सम्यक ज्ञान के बारे में। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो है ज्ञान के बारे में बात कही गई है, ठीक है, ज्ञान के बारे में। इसमें चरित्र अच्छा हो, ये इसके बारे में बात की गई है, चरित्र अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ज्ञान चरित्र। और उसके बाद जो है दर्शन, इसमें दर्शन के बारे में बात कही गई है। तो जो है जैन धर्म में कुछ ऐसी शिक्षाएं थी जो ज्ञान से संबंधित था, जो चरित्र से संबंधित था, और उसके बाद जो है कुछ जो है ऐसी चीज़ें इसमें शामिल थी जैसे कि जो उनके विचार, जो नैतिकता था, ये सब जो है मतलब आप अपनी भाषा में इसमें ले सकते हैं कि जैन धर्म में जो शिक्षाएं प्रदान की गई थी वो समाज के हित के लिए, उनके चरित्र के लिए, मानव के विकास के लिए, ऐसे आप इसमें बना के लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए मेगास्थनीज के ऊपर टिप्पणी लिखिए। मेगास्थनीज जो है इसके बारे में टिप्पणी लिखना है। तो अगर इसके बारे में टिप्पणी नहीं लिखना, मतलब नहीं आ रहा है, तो इसमें जो है कुछ अपने तरफ से बना के लिख सकते हो।
लिखेंगे इसके जो है मेगास्थनीज के बारे में, जो है कि यह जो है चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और कई वर्षों तक रहा था वहाँ पे। इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका के बारे में, इंडिका, ठीक है, इंडिका की पुस्तक लिखी थी इन्होंने। तो अब जो है इसके बारे में आप समझ जाएंगे कि हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी उन्होंने। तो दरबार में जब रहा होगा कुछ तो अच्छा काम किया होगा इन्होंने, तो उसके बारे में लिख सकते हैं कि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक में अच्छा काम किया था। नहीं समझ में आ रहा तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, गलत आपका नहीं होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, स्पष्ट कीजिए। देखिए 1857 की बात है जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। अब देखिए आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा ना, झांसी की रानी का नाम सुना होगा, मंगल पांडे, झांसी की रानी, नाना साहब, तात्या टोपे। अगर इनका नाम नहीं सुना हो तो झांसी की रानी का नाम तो पक्का सुना होगा, मंगल पांडे का नाम भी आपने सुना होगा। इन लोगों ने क्रांति किया था 1857 में। झांसी की रानी जो है, झांसी से इनकी क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। जो है इतिहास में डेट होता है तो आपको ध्यान रखना है, 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब इसके बारे में बताना है कि इसमें झांसी की रानी ने कितना योगदान दिया था। कहानी आपने सुना होगा उनके बारे में थोड़ा बहुत है। मंगल पांडे के बारे में आपने नाम सुना होगा, तो उनके बारे में बना बना के लिखिए, क्योंकि आपको यहाँ से कीवर्ड मिल गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या हुआ था। ठीक है, अगर इस प्रकार से आंसर को आप देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप पूरा लिख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे, जैसे कि शेरशाह के प्रशासन का वर्णन कीजिए। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शेरशाह सूरी के बारे में बात हो रही है, इसके प्रशासन में, यानी शेरशाह सूरी का प्रशासन यानी शासन कैसे चलता था, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सामाजिक रूप से कैसे चलता था, यानी समाज का भला करता था या नहीं करता था। धार्मिक रूप से कैसे चलता था, है ना, यानी जो धर्म था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब किस प्रकार से चलते थे। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी वहाँ पे, तो इन सब के बारे में आपको सब चीज़ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, बना बना के। अगला कि चंपारण सत्याग्रह के कारण बताइए। चंपारण पड़ता है बिहार में, ठीक है, कहाँ पड़ता है, बिहार में। यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में जो है किसानों ने आंदोलन किया था, किसानों ने, ठीक है, किसान आंदोलन हुआ था। जो नील की खेती करने वाले किसानों ने किया था, जो नील कपड़े पे चढ़ाते हैं ना, वही नील उगाने के लिए जो है किसानों ने, जो है मतलब अंग्रेजों ने ज़्यादा दबाव डाला था, तो किसान जो है नील उगा रहे थे, लेकिन उस नील का एकदम रद्दी दाम पे जो है नील लेके उससे अच्छे दाम पर वो पैसा कमाते थे अंग्रेज। फॉर एग्जांपल बात करें, इससे मान लो 100 रुपये का नील होता था तो उन्हें 10 रुपया ही दिया जाता था, 90 रुपये का किसानों को घाटा होता था। तो इसके लिए जो है एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और गांधी जी के द्वारा सबसे पहली और सफल सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, लिखिए इसके बारे में बना बना के। तो दोस्तों यहाँ जो लघु उत्तरीय है और जो है विस्तृत उत्तरीय है, इसको बना के ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो कुछ सवाल ऐसे है जैसे कि अति लघु का, इसमें तो आपको जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 नंबर का सवाल होता है। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप बना के ले सकते हैं, जैसे उस्तूप क्या होता है, उस्तूप को मतलब टीला होता है ना, जो टीला होता है इस प्रकार से बना होता है। जैसे कि सांची का उस्तूप आपने नाम सुना होगा, सारनाथ में जो है बुद्ध जी का स्तूप है। तो यहाँ पे जो स्तूप बनाए जाते हैं वो टीला की तरह बनाया जाता है, जहाँ पे उनके अवशेषों को रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन आप इस प्रकार से लिखेंगे, बना बना के, छोड़ कर नहीं आना है, कुछ ना कुछ बना कर लिख कर आओगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा।